नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला के नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। अग्निवीर वायु 2023 बैच में भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इस वर्ष नवंबर में शुरू। भारत ने सभी को हरित और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के सामान्य वैश्विक लक्ष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 के लिए वैश्विक वृद्धि दर का अपना अनुमान घटाकर 3.2% और 2023 के लिए 2.7% किया। भारत विश्व में तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत ने अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की श्रेणी में प्रतिनिधित्व न दिए जाने को ऐतिहासिक गलती बताते हुए इसे सुधारने की आवश्यकता बताई है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ किया और राष्ट्रीय खेलों के अंतिम दिन सेना पदक तालिका में पहले स्थान पर। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा और असम की 3 दिन की यात्रा पर आज सुबह अगरतला पहुंची। राज्यपाल सत्यदेव नारायण, मुख्यमंत्री डॉ मानिक शाह और केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीमती मुर्मू की किसी पूर्वोत्तर राज्य की ये पहली यात्रा है। उन्होंने आज अगरतला में नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उन्होंने दुर्गाबाड़ी टी एस्टेट के कामगारों से भी बातचीत की। शाम को राष्ट्रपति मुर्मू त्रिपुरा सरकार द्वारा उनके सम्मान में टाउन हॉल अगरतला में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। एक रिपोर्ट। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल अगरतला रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी रेलगाड़ी के अगरतला तक विस्तार और मणिपुर के खोंगसांग तक अगरतला जिरीबाम जनशताब्दी एक्सप्रेस को रवाना करेंगी। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति असम जाएंगी। वे आईआईटी गुवाहाटी में विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी और आधारशिला रखेंगी। शाम को श्रीमती मुर्मू गुवाहाटी के असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में उनके सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करेंगी और आधारशिला रखेंगी। वो गुवाहाटी से लुमडिंग के लिए एक ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। समाचार कक्ष से लवलीन निगम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि खुशहाल लोकतंत्र के लिए मानवाधिकार अत्यंत जरूरी है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 29वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि मानव उत्थान और सामाजिक स्थिरता के लिए मानवाधिकारों का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री धनखड़ ने कहा कि आयोग ने भारत के समर्पित प्रयासों और उच्च मानकों के साथ लगातार चौथी बार अपना ए श्रेणी का दर्जा बरकरार रखा है। It is a befitting recognition of NHRC dedicated efforts and high standards that NHRC India has retained its A status of accreditation with Global Alliance of National Human Rights Institutions for the 4th consecutive year. I have no doubt this track record would ever be on incremental trajectory. This indicates our nation's excellent recent record as regards human rights. उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानव आयोग से जुड़े सभी लोगों को समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा है कि मानवाधिकारों की प्रधानता ही असली स्वतंत्रता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि आयोग ने बहुत ही जोरदार ढंग से मानवाधिकारों का संरक्षण किया। समाज के वंचित वर्ग के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण और उनको बढ़ावा देने के लिए काम करता रहेगा। The National Human Rights Commission has to support the weak against the mighty, poor, especially abled, other vulnerable sections of the society. The Commission addresses inaction and arbitrary action of power by executive, ensuring the benefit of social welfare schemes trickle down to the needy and poorest of the poor. It is a voiceless. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश की ऊर्जा कार्यनीति दुनिया के लोगों के लिए हरित ऊर्जा की उपलब्धता, उनकी सामर्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प के प्रति सजग करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन को बढ़ावा देने सहित कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के अवसरों पर गोलमेज चर्चा में श्री पुरी ने उल्लेख किया कि अगले 2 दशकों में बढ़ी हुई ऊर्जा की वैश्विक मांग का 25% हिस्सा भारत पूरा करने जा रहा है। श्री पुरी ने दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच तालमेल से इसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो, अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. इंडिया 2.0। The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अग्निवीर वायु 2023 बैच में पुरुष और महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए पंजीकरण इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा अगले साल जनवरी में आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार agnipathvayu.ctac.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले में मंदिरों के शहर बाहुचारा जी से गुजरात गौरव यात्रा को रवाना किया। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली होगी। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो देश को दुनिया के नक्शे पर फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है, उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। गौरव यात्रा का पहला मार्ग कच्छ जिले के बाहुचाराजी से माता ना मध तक होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री नड्डा सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वारका से पोरबंदर तक दूसरे मार्ग पर यात्रा को रवाना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल शेष 3 मार्गों पर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा लोगों तक पहुंचने के लिए 5 अलग अलग मार्गों पर गुजरात गौरव यात्रा शुरू कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला और अनुराग सिंह ठाकुर सहित राज्य सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग स्थानों पर गौरव यात्रा में शामिल होंगे। इस बीच राज्य भाजपा ने सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न पहलों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कल एलईडी रथ रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक वृद्धि दर 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुद्रा कोष ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, चीन और यूरोप क्षेत्र में आर्थिक धीमापन जारी रहेगा। विश्व आर्थिक परिदृश्य 2022 रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेज वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था होगी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 में 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि रूपे भुगतान व्यवस्था को अपनाने के लिए कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात ने रूपे भुगतान प्रणाली में दिलचस्पी दिखाई है। वित्त मंत्री ने ये बात अमेरिका के प्रमुख विचार मंच के एक कार्यक्रम में कही। It's been an attempt by the Prime Minister to, with a great deal of energy, to push the digitalization of the Indian economy. Since 2014, digitalization started in right earnest 2014 onwards. Again, financial inclusion was another thing which was ramped up. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि यूपीआई, भीम ऐप और एनसीपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम सहित सभी को कई अन्य देशों की भुगतान व्यवस्था से तालमेल बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। वित्त मंत्री सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में शामिल होने के लिए अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका को स्थायी सदस्यता देने की वकालत की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की श्रेणी में अफ्रीका को प्रतिनिधित्व दिए जाने से लगातार इनकार करना ऐसी ऐतिहासिक गलती है जिसे जल्द से जल्द सुधारे जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफ्रीका में शांति स्थापित करने के लिए पहल करने की ओर ध्यान देने की भी मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि विकसित देशों के प्रमुख दानदाता देशों को समुद्र पारीय विकास सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफ्रीका भारत की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रहेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने ये बात भी दोहराई कि क्षेत्रीय कूटनीति, मध्यस्थता, सुलह समझौते और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों से ही इस महाद्वीप में शांति स्थापित की जा सकती है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया। देश में इसका आयोजन पहली बार राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ने मिलकर किया है। पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने बताया कि डोपिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ताकत बढ़ाने के लिए गए पोषक आहार की जांच के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ करार किया है। गुजरात में हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल आज संपन्न होंगे। 56 स्वर्ण, 34 रजत और 31 कांस्य पदक सहित कुल 121 पदकों के साथ सेना पदक तालिका में शीर्ष पर है।
38 स्वर्ण सहित 138 पदकों के साथ महाराष्ट्र और 34 स्वर्ण सहित 106 पदकों के साथ हरियाणा दूसरे स्थान के लिए होड़ में है। पुरुषों की सॉफ्टबॉल स्पर्धा में महाराष्ट्र विजयी रहा, जबकि महिलाओं की सॉफ्टबॉल स्पर्धा पंजाब ने जीती। हॉकी में कर्नाटक ने उत्तर प्रदेश को पेनल्टी शूटआउट में हराकर पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। पश्चिम बंगाल ने पुरुष फुटबॉल के फाइनल में केरल को 5-0 से हराकर जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल की ओर से नारोहरि श्रेष्ठ ने 3 गोल किए, जबकि सुरजीत हंसदा और अमित चक्रवर्ती ने 1-1 गोल किया। यूईएफए फुटबॉल चैंपियंस लीग में चेल्सी फुटबॉल क्लब ने कल सैन सिरो में एसी मिलान को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ चेल्सी ग्रुप ई में शीर्ष पर पहुंच गई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला के नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। अग्निवीर वायु 2023 बैच में भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इस वर्ष नवंबर में शुरू। भारत ने सभी को हरित और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के सामान्य वैश्विक लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 के लिए वैश्विक वृद्धि दर का अपना अनुमान घटाकर 3.2% और 2023 के लिए 2.7% किया। भारत विश्व में तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत ने अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की श्रेणी में प्रतिनिधित्व न दिए जाने को ऐतिहासिक गलती बताते हुए इसे सुधारने की आवश्यकता बताई। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ किया और राष्ट्रीय खेलों के अंतिम दिन सेना पदक तालिका में पहले स्थान पर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 5 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,139 नए मामले सामने आए। इस समय 26,292 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। पिछले 24 घंटों में कुल 3,208 रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं और इसके साथ ही ये संख्या 4,40,63,000 से अधिक हो गई है। चीन में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है और यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ओमिक्रॉन के 2 नए स्वरूपों का पता चला है। ये दोनों वेरिएंट अधिक संक्रामक और तेजी से फैलने वाले हैं। BF7 का 4 अक्टूबर को शुगवान शहर और यंताई में पता चला था। कोविड का दूसरा वेरिएंट BA517 पहली बार चीन में मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अत्यधिक संक्रामक BF7 के प्रति अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए कोलपोस्कोप नामक उपकरण विकसित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एम्स में प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर नीरजा भाटला ने कहा कि इस उपकरण से ली गई तस्वीरों से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पता लगाने में मदद मिलेगी। सर्वाइकल कैंसर के बनने से पहले की भी स्थिति रहती है एक प्री कैंसर वाली, और अगर हम पैप स्मीयर या HPV या VIA कोई भी टेस्ट करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो केवल उसके रिपोर्ट अब नॉर्मल आने से ये जरूरी नहीं है कि लेडी को ये है या आगे बनेगा। तो एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम एक कोलपोस्कोप बना रहे हैं जो खुद ब खुद हेल्थ वर्कर भी ले जाएगा कहीं पे भी, जस्ट वो लाइट सोर्स के द्वारा इसको फोकस करेंगे और वो इमेज जो आएगी तो AI वाला जो हमारा ये कोलपोस्कोप है वो खुद ब खुद दर्शाएगा किसके अंदर ये स्थिति ठीक है और किसके अंदर चांस है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इनको आगे रेफर किया जाए, इनकी फर्दर ट्रीटमेंट की जाए। आज विश्व गठिया दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों में वात रोग से संबंधित विकारों और उनसे बचाव के संबंध में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष इसका विषय है, ये आपके हाथों में है, आप कदम उठाएं। जोड़ों के पास लाली, दर्द, सूजन और अकड़न वात रोग यानी गठिया के लक्षणों में शामिल है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कार्यक्रम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। AIR के इस कार्यक्रम में इस बार सोशियोलॉजी विषय पर अपने प्रश्न हमें आप व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या ईमेल करें abhyas@airnews@gmail.com पर 12 अक्टूबर तक। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा की जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम उन महान कलाकारों की उपलब्धि आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्हें वर्ष 2001 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2001 में रूमानी फिल्मों के सक्षम चितेरे यश चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सदाबहार सुपरस्टार देवानंद को भी इस विशिष्ट सम्मान से अलंकृत किया गया। इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है और जब मौका आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी माँ का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूटता है। बांग्ला लेखक और भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माताओं में शुमार मृणाल सेन, मलयाली भाषा में नई धारा फिल्म आंदोलन के प्रणेता अडूर गोपालकृष्णन, महान फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल, कला फिल्मों के निर्माता तपन सिन्हा और शास्त्रीय संगीत को कुशलता से फिल्म संगीत में पिरोने में माहिर विशिष्ट गायक मन्ना डे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत। विख्यात कैमरामैन वीके मूर्ति, जिन्होंने भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म कागज के फूल का फिल्मांकन किया, तेलुगु तमिल फिल्मों के निर्माता डी रामानायडू, जिनका नाम 9 भाषाओं में फिल्में बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अंकित है, और तमिल फिल्म निर्माता के बालाचंदर, जिन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, श्रीदेवी और चिरंजीवी जैसे कलाकारों को पहला अवसर दिया, इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। बंगला फिल्मों के अभिनेता सौमित्र चटर्जी, जो फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय फिल्म कलाकार हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। তার ভেতরে মহৎ একটা কিছু করার ক্ষমতা আছে, সম্ভাবনা আছে, কিন্তু করছে না কিন্তু সেটি শেষ কথা না, সেটি ট্র্যাজেডিও না। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले अन्य फिल्मी हस्तियों में हिंदी फिल्म अभिनेता प्राण, गीतकार गुलजार, अभिनेता और निर्माता शशि कपूर, भारत कुमार के नाम से लोकप्रिय अभिनेता मनोज कुमार, तेलुगु फिल्म निर्माता के विश्वनाथ, हिंदी फिल्मों के अभिनेता विनोद खन्ना, हिंदी सिनेमा के पहले एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। 16 घंटा चालू है। सुपरस्टार रजनीकांत को ये प्रतिष्ठित सम्मान वर्ष 2019 में मिला। படங்களை மரல் வச்சுக்கிட்டு மீசை முறுக்கிக்கிட்டு லுங்கி கட்டிக்கிட்டு
நம்பியாரு ஏ கபாலி அப்படின்னு சொன்ன உடனே குனிஞ்சி சொல்லுங்க எஜுமா அப்படி வந்து நிப்பானே அந்த மாதிரி கபாலி நினைச்சியாடா। हिंदी फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 में सिनेमा के इस महानतम पुरस्कार से अलंकृत किया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रख्यात शायर निदा फाजली को। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। इनका बचपन ग्वालियर में गुजरा और वहीं से इन्होंने पढ़ाई पूरी की। 1947 में देश के बंटवारे के समय इनके माता पिता पाकिस्तान जाके बस गए, लेकिन निदा यहीं रह गए। रोजगार की तलाश में कई शहरों में भटकने के बाद वे बम्बई चले गए। वहां धर्मयुग, ब्लिट्ज जैसी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लिए लिखने लगे। उर्दू शायरी का उनका पहला संग्रह 1969 में छपा। जानिसार अख्तर के जरिए उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही से हुई और उन्हीं के कहने पर उन्हें फिल्म रजिया सुल्ताना में 2 गाने लिखने का मौका मिला। तेरा ही तू मेरा नसीब है, तेरा गम। निदा फाजली का फिल्मों में गाने लिखने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर चल निकला। इसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय गीत लिखे। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। लेकिन बुलंदियों तक पहुंचने का उनका ये सफर आसान नहीं रहा। लेकिन दुनिया की आवाज बने शायर निदा फाजली ने 8 फरवरी 2016 को दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे साहस और दूरदर्शिता की पर्याय थीं। उन्होंने लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर पिछले मन की बात कार्यक्रमों में राजमाता के शानदार व्यक्तित्व को भी साझा किया। भारतीय वायुसेना ने उधमपुर वायुसेना केंद्र की हीरक जयंती के अवसर पर अपने हवाई करतब दिखाए। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि उधमपुर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख कमांड के वायुसेना मुख्यालय में आयोजित हीरक जयंती समारोह में कई लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने हवाई करतब शो में भाग लिया। इनमें आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल, सुखोई और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला के नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। अग्निवीर वायु 2023 बैच में भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इस वर्ष नवंबर में शुरू। भारत ने सभी को हरित और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के सामान्य वैश्विक लक्ष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 के लिए वैश्विक वृद्धि दर का अपना अनुमान घटाकर 3.2% और 2023 के लिए 2.7% किया। भारत विश्व में तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत ने अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की श्रेणी में प्रतिनिधित्व न दिए जाने को ऐतिहासिक गलती बताते हुए इसे सुधारने की आवश्यकता बताई है।
और राष्ट्रीय खेलों के अंतिम दिन सेना पदक तालिका में पहले स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।